सो क्लास 12th के चैप्टर 4 यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आज पहला लेक्चर है। और इसके अंदर हम लोग आज, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट जानेंगे कि आखिर ये है क्या और कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, और मैग्नेट के चारों तरफ के स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई चर्चा होगी। थोड़ी सी फील्ड लाइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है और उसको कैसे निकालें, और उससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज बायोट-सेविट्स लॉ, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ था, ऐसे ही बायोट-सेविट्स लॉ में, मैग्नेटिज्म में बायोट-सेविट्स लॉ है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये है आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो थोड़ी मैग्नेट के बारे में जान लें। तो जो ये वर्ड मैग्नेट है, ये वर्ड मैग्नीसिया से आया हुआ है। मैग्नीसिया एक आइलैंड था जहां से हम कुछ रॉक्स और कुछ स्टोन्स निकालते थे। वहां ये बात है 600 बिफोर क्राइस्ट से भी पहले। तो क्योंकि जो ये मटेरियल मिला था, इसमें एक आयरन को अट्रैक्ट करने की पावर थी। ये एक स्पेशल मटेरियल था। जब वो लकड़ी के और उसके अंदर कीले लगी हुई जूते पहन करके जाते थे, तो वहां कुछ चीजें इन किलों में चिपकती थी। फिर बाद में इन्होंने उसका नाम मैग्नेट रखा, क्योंकि ये मैग्नीशिया से मिला था। हिंदी में इसको चुंबक कहते हैं। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है, और ऐसा माना जाता है कि 600 बिफोर क्राइस्ट ही कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर कंपास और ये सब चीजें बना ली थी। हालांकि उस हिस्ट्री को बहुत ज्यादा जस्टिफाइड हिस्ट्री नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैग्नेट को यूज किया जा रहा था। अगर ध्यान से देखिए तो उसके बाद प्रॉपर रिसर्चेस शुरू हुए हैं 1600 एडी, 1600 सेंचुरी के आसपास विलियम गिलबर्ट ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में। और इंडिया में सन टेम्पल जैसी चीजें 1200 सेंचुरी में ही मैग्नेटिक मिरेकल के ऊपर बेस्ड थी, यानी मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड 1200 सेंचुरी में ही पूरा टेम्पल बना दिया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा मैग्नेट्स का यूज किया गया था। तो और कहाँ कहाँ मैग्नेट यूज हुए, किस तरीके से यूज हुए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वेस्टर्न कल्चर में जो स्टडी शुरू हुई वो 1600 सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट से मानी जाती है मैग्नेट के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं, उस समय स्टार्टिंग में सिर्फ माना जाता था कि एक मटेरियल है आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का, जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, और उसको बाद में नेचुरल मैग्नेट कहा गया। कब कहा गया? जब 1850 में ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि कोई किसी वायर में अगर करंट का फ्लो करा रहे हैं तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर है। ये तब पता लगा जब उन्होंने देखा कंपास में डिफ्लेक्शन को, कंपास में होने वाले डिफ्लेक्शन को उन्होंने ट्रेस किया, तो उन्हें पता लगा कि इस वायर में भी मैग्नेटिक बिहेवियर है। ये कब पता लगा? 1850 में, जब ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली इसको ऑब्जर्व किया। तब हमें कुछ नई बातें पता लगी और इंटरेस्टिंग बात पता लगी हमारे को। सो मेन कहानी ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है 1850 से। तब हमें पता लगा कि मैग्नेटिज्म एक और मटेरियल की वजह से है, और वो है चार्ज के फ्लो की वजह से। यानी किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो अब हमें मैग्नेट दो तरीके के मिले। ये तो मैग्नेट की हिस्ट्री थी। अब हमें ये अंदाजा लगा कि इसका मतलब दो टाइप के मैग्नेट हमारे पास हैं। अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट वन, तो आप कह सकते हो नेचुरल मैग्नेट, इजंट इट, नेचुरल मैग्नेट, और जिसको आप परमानेंट मैग्नेट भी कह सकते हो, जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। और दूसरा हमें लगा टेम्पररी मैग्नेट, जिसको कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके बनाया जा रहा है। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें मिल गई। कौन कौन सी? एक तो नेचुरल और एक दूसरा टेम्पररी, जिसको कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हो। तो यहीं से हमारी नई शुरुआत हुई। हालांकि तब स्टार्टिंग में हमें लगा था कि मैग्नेट के दो कारण हैं। एक तो नेचुरली ये किसी मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा हमारे को ये लगा कि जहां चार्ज फ्लो करता है उसके पास भी मैग्नेटिक बिहेवियर है। बाद में रिसर्चर्स से पता लगा
कि रूट कॉज तो एक ही है और वो है फ्लो ऑफ चार्ज। आप सोच रहे होंगे नेचुरल मैग्नेट यानी बार मैग्नेट में फ्लो ऑफ चार्ज कैसे? वहां भी यूनिडायरेक्शन स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल है, उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस होती है। तो खैर इसकी चर्चा अगले चैप्टर में, और इस पूरे नेचुरल मैग्नेट और जुड़ी हुई चर्चाएं हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, कि जब कोई वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं और उसके बाजू में कंपास रखा तो उस कंपास ने डिफ्लेक्ट किया, इससे हमारे को पता लगा कि इस भाई साहब के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब ये तो बात समझ आ गई थी और स्टेड ने ऑब्जर्व भी कर लिया था। अब जरूरत थी इसको डीप में समझने की, अंडरस्टैंड करने की, तो 1 by 1 सिस्टम के साथ लोगों ने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ये देखा गया कि कंपास की डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, उसके लिए एम्पियर स्विमर्स लॉ है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई स्विमर यहाँ स्विम कर रहा है और उसकी स्विमिंग की डायरेक्शन में मान लिया जाए, करंट फ्लो कर रहा है और कंपास अगर ऐसे रखा हुआ है, तो या तो वो लेफ्ट लेग की तरफ होगा या लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, मतलब लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, यानी कंपास का जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ बताता है, ये वाला हिस्सा वो लेफ्ट की तरफ होगा अगर फ्लो इधर होगा तो। ये एम्पियर स्विमर्स लॉ है। हालांकि इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल अभी तक हमने क्या लर्निंग सीखी कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है। 1600 बिफोर क्राइस्ट से जर्नी शुरू होकर के 16 में विलियम विल्बर्ट, और उसके बाद 1850 में ऑरेस्टेड का ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिस्कवरी होती है, और उससे पता लगता है कि वायर में मैग्नेटिक बिहेवियर है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिज्म। ये हमारे को अभी तक पता लगा है। अब जैसा कि आप थोड़ा बहुत पहले से क्लास 9th के वक्त से ही थोड़ा बहुत जानते हो कि जब भी कोई मैग्नेट, जैसे मान लो कोई बार मैग्नेट ही है, अब बार मैग्नेट का एक हिस्सा, जब आपको थोड़ा बार मैग्नेट मुझे बताना पड़ेगा तभी आप पोलराइजेशन, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड्स को सही तरीके से समझ पाओगे। जब हमें ये बार मैग्नेट फ्रीली जब मिला था, हमने एक क्यूबिकल बॉक्स तैयार किया उस मटेरियल का, जिस मटेरियल को हम मैग्नेट कह रहे हैं, तो देखा गया कि जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो हवा में, तो उसका एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ की ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और इसका दूसरा हिस्सा साउथ की तरफ जा रहा है। ऐसा देखा गया। इसके अंदर ऑटो अलाइनमेंट का फीचर था। डिटेल में अगले चैप्टर में ही पढ़ना है मैग्नेटिज्म के अंदर, लेकिन यहां भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ चला गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, उस हिस्से का नाम हमने नॉर्थ पोल रखा, नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ गया उसको साउथ पोल ऑफ मैग्नेट रखा गया। मैग्नेट की बात करूं, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ का तो उल्टा है। जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ चला गया, मान लो एज ए डायरेक्शन सेंस हम इसको यूज करने वाले हैं, तो जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ चला गया उसके मत्थे के ऊपर नॉर्थ लिखोगे, ताकि कल को अब दिशा भटक जाओ तो वो बता दे कि हाँ नॉर्थ किधर है। इसे ही तो कंपास कहते हैं, इजंट इट। तो सेंस ये था कि जो हिस्सा इसका नॉर्थ की तरफ गया उसको नॉर्थ कहा गया, और जो हिस्सा साउथ की तरफ गया उसको साउथ कहा गया। फिर दो मैग्नेटिक बॉडीज आपस में अट्रैक्ट भी करती हैं और रिपेल भी करती हैं। तो अब एक नॉर्थ साउथ नोमेनक्लेचर है कि किसको नॉर्थ रखा जाए, किसको साउथ। तो आपको समझ आया कि जब आप किसी वैक्यूम में किसी लाइट बार मैग्नेट को लटका दो, फिर उसका जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ चला गया उसका नाम नॉर्थ रखा गया। पहले तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी एक और बात ध्यान रखेंगे, जब हमने इस बार मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखा, लाइक आयरन फाइलिंग्स रखी, तो अब मान लो दो बार मैग्नेट है, अब इसका नाम मैंने नॉर्थ रख दिया, इसका नाम साउथ। तो अगर आप यहां एक और नॉर्थ रखो, यहां साउथ रखो, तो आप देखोगे ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल कर रहा है और ये बहुत दूर ऐसे भाग रहा है, मतलब आउटवर्ड भाग रहा है, इजंट इट। जैसे किसी चार्ज के पास हम लोग प्लस चार्ज के पास दूसरा चार्ज रखते थे, तो क्या ये बाहर की तरफ भागता था? अगर दूसरा भी प्लस का है तो ये क्या करता था? बाहर की तरफ भागता था। माइनस होगा तो अंदर की तरफ भागता था। तो ऐसे ही हमने ये देखा
कि जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं ऐसे ही लाइक पोल्स भी रिपेल करते हैं। जैसे दो अलग अलग मैग्नेट लटकाया आपने और दोनों को पास ले आओगे तो देखोगे ये रिपेल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करती हैं। यस और नो? तो अगर किसी पोल को यहां रखें, जैसे चार्ज में तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है पर मैग्नेट में कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए यहां हर चार्ज थ्योरी एनालिसिस नहीं है। जो थ्योरी वहां है वो थ्योरीज एनालॉजिकली आप मैग्नेटिज्म में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ एक साथ दो दो पोल चल रहे हैं, नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ होते हैं। इसकी पूरी डिटेलिंग हम पढ़ने वाले हैं, तो वरी ना हो, अभी वह हल्का हल्का समझें आप। तो आपको एक बात समझ आई कि लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। इसी बार मैग्नेट में अगर हमने आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो कि आपने 10th में भी किया हुआ है, तो आपने देखा कि उसका जो ओरिएंटेशन हुआ वो कुछ ऐसा हुआ और उस ओरिएंटेशन से हमें एक आइडिया मिला कि अगर किसी दूसरे बार मैग्नेट को या किसी लाइक पोल को रखा जाए तो वो किस तरफ मूव करेगा, उसका पाथ कैसा होगा। उसी पाथ को हमने एक लाइंस के फॉर्म में प्लॉट किया और उसी का नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखा। उसी का नाम क्या रखा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डिटेलिंग बहुत ज्यादा चैप्टर 6 में है, सॉरी चैप्टर 5 में है, अगले चैप्टर में, पर यहां भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में। वहां हम बार मैग्नेट की चर्चा जरूर करेंगे, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की फील्ड लाइन की चर्चा इस चैप्टर में है, तो हमें जाननी है। तो आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ और बातें पता लगी थी, और वो क्या बातचीत थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ से ऐसे घूमती हुई ऐसे लूप फॉर्म करती हैं। शायद थोड़ा बहुत आपने ये पढ़ा हुआ हो, नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर करती हैं, ऐसे लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप फॉर्म नहीं करती, वो प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा लूप फॉर्म करती है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ से एंटर करती हैं। अब इन सब कहानी के पीछे मेरा मोटिव था दो बातें बताने का। पहला कि नॉर्थ, उस सब्सटेंस के किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ वाला हिस्सा वो है जो फ्रीली सस्पेंड करने के बाद जियोग्राफिकली नॉर्थ की तरफ चला गया। पहली खास बात नॉर्थ की ये है, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ पोल रखा गया। और इसकी दूसरी खास बात ये है कि इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं और साउथ से अंदर आती है। तो नॉर्थ को आप दो चीजों की वजह से जानोगे। क्या क्या कहा मैंने? पहला जानोगे कि जब हवा में लटकाया जाए तो जिस नॉर्थ की तरफ जो इंक्लाइन हुआ उसका नाम नॉर्थ है। और दूसरा नॉर्थ की क्या स्पेशलिटी है कि इस नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ से एक्सटर्नली, और साउथ से क्या होती है? अंदर की तरफ जाती है। तो आई होप आपको नॉर्थ की दो स्पेशलिटी पता लगी, खासकर किसी बार मैग्नेट में। अब क्वेश्चन ये आया कि चलो बार मैग्नेट में तो हमें पता लग गया कि बार मैग्नेट में एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी क्या नॉर्थ साउथ जैसी कुछ हो सकता है क्या? तो आंसर इज यस। फिर हमने इसी वायर के ऊपर, जिस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओरिएंटेशन कैसी हो रही है। तो सपोज कि ये वायर है और मैंने डॉट बना करके ये बताना चाह रहा हूं कि यहां से बाहर की तरफ करंट ऐसे आ रहा है। तो किसी कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आपने ऐसे वायर रख दी है और सपोज ये कार्डबोर्ड है और यहां एक बीच में ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड दिखाना चाह रहा हूं मैं करंट को, आई करंट को। अब इसके ऊपर जब आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन है, यानी कि जो आयरन फाइलिंग की शेपिंग है, वो कुछ इस तरीके से हो जा रही है। इस तरीके से बहुत सारी फील्ड लाइन फॉर्म हो रही है। इससे ये पता लगा कि किसी भी वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन है वो ऐसे सर्कुलर है, वायर के सर्कुलर, यानी इसके फ्रेम में अगर देखें तो आप कुछ ऐसा ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सर्कुलर फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। बाद में हमने इसकी ओरिएंटेशन देखी और ओरिएंटेशन से एक लॉ बनाया और उसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर किसी वायर में करंट ऐसे फ्लो करता है तो ऐसे बाहर आएगी इधर से और इधर से अंदर की तरफ ऐसे घूमती हुई ऐसे जाएगी। मतलब ये वाला हिस्सा, अगर थंब ऊपर है
तो ये वाला हिस्सा, ये फिंगर्स बताती हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी। तो ये यहाँ से बाहर आएंगी, लेफ्ट वाले रीजन से बाहर आएंगी और राइट वाले रीजन से अंदर आएंगी। अब इस बाहर और अंदर के लिए हमने एक सिंबल बना रखा है। सिंबल क्या है? आउटवर्ड के लिए जो सिंबल बनाया है वो सिंबल है डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट। ये डॉट किसको सिग्निफाई करता है अभी मैं बताता हूं। और जो अंदर के लिए सिंबल बनाया गया है वो ऐसे क्रॉस क्रॉस बनाया गया है, क्रॉस क्रॉस बनाया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपने कभी एक गेम खेला हो, डार्ट्स कहते हैं उसे, उसमें एक एरो होता है, उसको एक पिन के ऊपर हिट करना होता है, तो उस एरो को अगर ध्यान दो तो उसके पीछे ऐसा क्रॉस बना होता है और आगे से शार्प पिन है, शार्प पिन। तो सपोज इस एरो का अगर आपको शार्प पिन यानी कि डॉट जैसा शार्प पिन दिख रहा है, इसका मतलब ये एरो आपकी तरफ आ रहा है। और अगर ये पीछे वाला हिस्सा क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब एरो आपसे दूर जा रहा है। मतलब एरो का अगर क्रॉस दिख रहा है तो ऑब्वियस है एरो आपसे दूर जा रहा है, और एरो का अगर डॉट दिख रहा है इसका मतलब एरो आपकी तरफ आ रहा है। तो हमने एक सिंबल बना लिया। क्या? डॉट का मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड। याद रखिएगा इसको। डॉट मतलब आउटवर्ड, ये शो करता है किसको? आउटवर्ड को, और ये शो करता है इनवर्ड को। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको यूज करें, आप करंट के लिए भी यूज करें। जैसे मान लो यहां से मुझे दिखाना था कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो देखो मैंने डॉट से बना दिया। अगर मुझे दिखाना होता करंट अंदर जा रहा है तो मैं क्रॉस बना देता और आई लिख देता। इसका मतलब जो करंट का फ्लो है वो इनवर्ड है। ये सर नो। तो फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अब ये ऐसे गोल गोल घूमेंगी, यहां से बाहर निकलेंगी और इधर की तरफ जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल बार मैग्नेट में एक हिस्सा आपने नॉर्थ कह दिया था, दूसरा हिस्सा आपने साउथ कह दिया था। इसमें आप नॉर्थ साउथ किसको कहोगे? इसको कहोगे या किसी एक हिस्से को? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो नॉर्थ साउथ है उसकी कहानी थोड़ी अलग से समझनी है। मैंने आपको नॉर्थ के बारे में क्या दो बातें बताई थी, याद करिए। मैंने कहा था एक जो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इंक्लाइन हुआ, और दूसरी खास बात क्या थी कि यहां से फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो अब जहां से फील्ड लाइन बाहर निकले क्या उसको नॉर्थ कहा जा सकता है? जैसे हम लोगों के लिए हमारे फ्रेम में लेफ्ट वाले हिस्से से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो किसी भी वायर में ध्यान रखिएगा, अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट वाले रीजन को नॉर्थ रीजन कहा जाता है, नॉर्थ रीजन। समझ आ रही है? और क्योंकि साउथ वाले रीजन में क्रॉस क्रॉस फील्ड लाइन जा रही है, इसीलिए साउथ इसको कह देते हैं साउथ रीजन। यहां से फील्ड लाइन अंदर जा रही है, यहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, यहां से फील्ड लाइन अंदर जा रही है। कोई बंदा इस बोर्ड के पीछे खड़ा हो तो ये साउथ उसके लिए नॉर्थ रीजन हो जाएगा, और जो नॉर्थ है वो उसके लिए साउथ हो जाएगा। वैसा ही जैसा कोई बंदा बार मैग्नेट के अंदर हो तो उसके लिए ये जो साउथ है, यहां से फील्ड लाइन ऐसे आती हुई दिखाई देंगी, ऐसे घूमती हुई बाहर से अंदर एंटर करेंगी, तो यहां से इसके लिए ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा। तो जैसा फ्रेम बार मैग्नेट में है वैसा ही यहां है, और नॉर्थ और साउथ फिक्स नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बस हमने नॉर्थ दो चीजों की वजह से रख दिया था, एक तो जो उधर गया नॉर्थ की तरफ, और दूसरा जहां से फील्ड लाइन बाहर निकली उन रीजन्स को नॉर्दर्न रीजन रख दिया। अब क्या नॉर्थ का रिपल्सन यहां रियलाइज हो पाएगा? जैसे यहां तो पता था कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ पोल का रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रियलाइज हो जाएगा। आप एक वायर लीजिए, यहां भी एक वायर लीजिए, आप देखेंगे यहां इसका डॉट डॉट होगा क्योंकि ऊपर की तरफ दोनों में करंट जा रही है, और यहां क्रॉस क्रॉस होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे इस वाले भाई साहब का यहाँ डॉट डॉट होगा क्योंकि इनका भी लेफ्ट में नॉर्थ है, और यहाँ क्रॉस क्रॉस होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका इस साइड हिस्सा नॉर्थ है और इसका इस साइड हिस्सा साउथ है, और नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होती है, तो आपको ये दोनों वायर एक दूसरे की तरफ खिंचते हुए दिखाई देंगे, दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिकली शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। इससे ये फील आ जाएगा कि नॉर्थ और साउथ की जो पोलैरिटी होती है वो सिर्फ बार मैग्नेट में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी एग्जैक्टली काम करती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कैसी फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन होगा ये पता लगा। एक बार फिर से बता दूं,
जैसा किसी चार्ज के आजू बाजू के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ऐसे ही किसी मैग्नेट के चारों तरफ के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आजू बाजू का वो रीजन है जहां मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो मैग्नेटिक फील्ड की तो यू कैन राइट इट एज द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। And the line which shows direction of any magnet which is kept near a major magnet, that path traveled by that magnet is called what? Magnetic field line। या आप ये कह सकते हो कि देखिए यहाँ लाइन ऑफ फोर्स के लेकर के एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्सेस कहा जाता था चार्ज के प्रोस्पेक्ट में, कि जैसे एक चार्ज रखा, यहाँ एक चार्ज रखा तो दूसरा चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको लाइन ऑफ, वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा और फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, इसलिए उसको लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लोग लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहते। क्यों? चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ज्यादातर बातचीत इलेक्ट्रोमैग्नेट में चार्ज और उसके फ्लो की है। तो ऐसा नहीं है लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, लेकिन मैग्नेट टू मैग्नेट के रेस्पेक्ट में। जैसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखोगे तो वो जिस डायरेक्शन में भागेगा, चार्ज के रेस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि चार्ज मैग्नेट नहीं है। जब वो मूव करेगा तब वो मैग्नेट है, और फोर्स हमेशा दो मैग्नेट के बीच में लगता है। इसीलिए जहां बात सिंगल चार्ज की आती है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि अगर चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स उसके ठीक परपेंडिकुलर लगता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, इसलिए इस बी लाइन को लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहा जाता। ऐसा है चार्ज के रेस्पेक्ट में, लेकिन ध्यान रखिएगा पोल के रेस्पेक्ट में ये लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर चार्ज ही पूछा जाता है, इसीलिए लाइन ऑफ फोर्स आप नहीं लिखते हैं। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी मिली। बहुत क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं कुछ बता रहा हूं। खैर, तो आपको पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जिसके अंदर चार्ज फ्लो करता है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। दूसरी बात पता लगी, इसके अंदर चारों तरफ फील्ड लाइन होती है, उनका ओरिएंटेशन हमने आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं। एक स्ट्रेट वायर का हमने देख लिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ ओरिएंट होती है। उसकी ओरिएंटेशन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल है, ये हमारे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। दूसरी बात, हर एक वायर में नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी होती है। नॉर्थ पोलैरिटी को डॉट 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 से और साउथ पोलैरिटी को क्रॉस 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 से दिखा सकते हैं। डॉट और क्रॉस का मतलब है फील्ड लाइन का बाहर आना, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर आना। और दो वायर, करंट कैरिंग वायर, दो मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे या फिर अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होता, करंट यहां से जाता तो इधर की तरफ क्रॉस हो जाता और क्रॉस क्रॉस रिपेल करते और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड व्हाट शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस एनी इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप समझिए इस बात को ध्यान से। अभी आपको ये वाली कहानी तो पता लग गई। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वायर के अलावा किसी शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिएंटेशन की बात करें तो कैसे होगी? तो जैसे आपने वायर में तो समझ लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके की होती है। कई बार हम लूप में ऐसा टर्न कर देते हैं इसी वायर को, तो ध्यान रखिएगा जब आप किसी वायर को लूप में टर्न करते हो तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा कॉन्सेंट्रिक बन जाती है, ऐसा ऐसा हर एक प्लेस से कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाती हैं। मेजॉरिटी के साथ ऐसा ऐसा हर जगह से फील्ड लाइन बाहर आती है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि जब भी किसी लूप की बात की जाती है, लूप की, और करंट लाइन ऐसे फ्लो करती है, तो जैसा अभी हमने कहा था कि जब भी किसी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से लेफ्ट वाले रीजन से फील्ड लाइन बाहर आएंगी, इसको आप नॉर्थ कह सकते हो, और राइट वाले रीजन से ये अंदर की तरफ जाएंगे, इसको क्रॉस कह सकते हो। इस डॉट 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 को नॉर्थ पोलैरिटी और इसको साउथ पोलैरिटी कह सकते हैं। तो जब भी किसी लूप की बात होती है तो लूप में भी लेफ्ट की तरफ नॉर्थ 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 और नॉर्थ रहेगा, और राइट साइड में साउथ 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 साउथ। इसका मतलब इधर से फील्ड लाइन, ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब इधर से फील्ड लाइन बाहर आएंगी, यहाँ बहुत सारे डॉट डॉट्स लिख सकते हैं, और अंदर की तरफ क्रॉस होगा। मतलब ये है कि सारी फील्ड लाइन ऐसे बाहर से आएंगी और अंदर की तरफ कलेक्ट होंगी, ऐसे करके पास करेंगी। तो अंदर की जो पोलैरिटी होगी
साउथ पोलैरिटी होगी और जो बाहर की तरफ पोलैरिटी होगी वो नॉर्थ पोलैरिटी होगी। फील्ड लाइन यहाँ बाहर से निकलेंगी और ऐसा साउथ में एंटर करेंगी। आई होप आपको क्लियर है। थोड़ा और अच्छे से समझिए इस कहानी को। याद रखने के लिए एक रूल बनाया गया है कि अंदर कौन सी पोलैरिटी होगी, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी होगी, एस जैसा लिख दिया, और इसकी टेल्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोलैरिटी, और इसी में अगर मान लेते हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ऐसा नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगी। कैसे, फ्लो के, अगर ये फ्लो है तो फ्लो के लेफ्ट में नॉर्थ, नॉर्थ फ्लो के लेफ्ट में नॉर्थ, तो अंदर की तरफ नॉर्थ है और बाहर की तरफ साउथ 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 है। तो हमने ये दो तरीके बना लिए। कौन कौन से, किसी भी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट बन रहा है और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलैरिटी, एन की जो टेल्स होती हैं वो कैसी बनाती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो दो बातें पता लगी, एक तो फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होगा सर्कल में, दूसरा पोलैरिटी कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ में कैसी पोलैरिटी होगी। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। ओके, तो अभी दो शेप तो मैंने बता दिया, वायर होगा और लूप होगा। इसी लूप में कई बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स भी बना देते हैं ऐसे, इसको भी हम जानेंगे। इस शेप का नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ठीक है। रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड जैसा ही बनाया जाता है क्योंकि ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो अभी क्या है, एक की फील्ड लाइन और दूसरे की फील्ड लाइन मर्ज होकर के ऐसे मर्ज हो जाती है। फील्ड लाइन में बड़ी यूनिटी है। जब आप फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो देखेंगे दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि फील्ड लाइन अगर क्रॉस कर लेंगी तो एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग दो टेंजेंट फॉर्म होंगे और दोनों दो फोर्स की डायरेक्शन देंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। किसी एक प्लेस से जब दो फोर्स कॉन्जुगेट होते हैं तो 3, 4, 5 या चाहे जितने भी फोर्स हैं, जब किसी एक बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्स लग रहे होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से एक फाइनल डायरेक्शन तैयार होती है और फाइनल मैग्नीट्यूड तैयार होता है। हर एक प्लेस का मल्टीपल फोर्सेस की वजह से मल्टीपल डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। जैसे एक बॉडी के ऊपर मैं इधर ऐसे फोर्स लगाऊं और ऐसे लगाऊं तो ये नहीं कि ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, नहीं, इन दोनों के रिजल्टेंट यानी कि इधर जाएगा मिक्स होकर के, उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और किसी की पोजीशन पूछनी हो कि बताओ ये वाली शॉप किस तरफ है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरफ है, मुझे या तो कहना पड़ेगा इस तरफ है या तो कहूंगा इस तरफ है। इस तरफ नहीं हो सकता। पोजीशन वेक्टर अगर मैं पूछूं किस पोजीशन में है, तो ऐसे ही चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, हर एक प्लेस के ऊपर रिजल्टेंट के डायरेक्शन को शो करती हैं और वो दो नहीं हो सकता, तो ये कभी क्रॉस नहीं कर सकती। ये आपस में मिक्स होकर एक नई डायरेक्शन बना लेंगी। तो जैसे इसकी फील्ड लाइन यहाँ है, इसकी फील्ड लाइन दोनों मिक्स हो गई, ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं। तो ये सारी फील्ड लाइन आपस में ऐसे मिक्स हो जाती हैं और एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो ओरिएंटेशन होता है किसी भी सोलेनॉइड में, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, राइट, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो ये जो खूबसूरत स्ट्रक्चर है उसका नाम सोलेनॉइड है। ये एज पर फ्लो ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग एक हिस्से से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, उस रीजन को नॉर्थ रीजन कह देते हैं, और जो दूसरा रीजन है उसको साउथ रीजन कहते हैं। जब आप बार मैग्नेट के ऊपर भी रिसर्च करते हो तो आप देखते हो कि एक हिस्से से फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है और घूमती हुई दूसरे हिस्से से अंदर आ रही है। तो अगर ध्यान से देखो तो सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है। इसीलिए जहां हमें बार मैग्नेट की यानी मैग्नेट की जरूरत होती है, वहां एक अपने कंट्रोल के अंदर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते, क्योंकि हमारे कंट्रोल में जरूरत है तो ऑन कर लो, मैग्नेट तैयार है, जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दो। इसको अगर आप लगा दोगे तो उस प्लेस में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी। इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं परमानेंट मैग्नेट को। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और जहां भी मैग्नेट की जरूरत है उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हम यूज करते हैं, ये वाला कभी भी यूज नहीं करते।
तो आई होप आपको पता लगा कि सोलेनॉइड के अंदर क्या कैसी मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन होती है, और इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है टोरॉइड। टोरॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड का ही कॉम्बिनेशन होता है, बट आप क्या करते हैं, बहुत सारी सोलेनॉइड के कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे गोल 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 आपने इस तरीके का शेप डिजाइन कर दिया, ऐसे इस तरीके से शेप डिजाइन कर दिया। तो अभी क्या होगा, यहां कुछ और भी होंगी, ऐसा नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो एक सेकंड होल्ड करिएगा। ओके सॉरी, सो इसको थोड़ा मैं प्रॉपर बना देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। मतलब समझिए कि सोलेनॉइड ही है ऐसा, बस इसी में ऐसा 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 करते जाइए, और सोलेनॉइड में ही ऐसा गोल गोल बनाता बनाता, थोड़ी मेहनत ज्यादा थी इसीलिए मैं शॉर्ट में काम निपटा रहा था, ऐसे ऐसा गोल सा। अब ये गोल ध्यान से देखिएगा तो सारी फील्ड लाइन अंदर 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 ही रह जाती हैं, इसमें फील्ड लाइन बाहर नहीं निकल पाती। जैसे इसमें फील्ड लाइन के पास स्पेस है, बाहर निकल कर लूप बनाएगा, इसमें सारी फील्ड लाइन अंदर ही रह जाती है। तो जब हमें कभी लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन में ये बनाना है तो आप इसको इस शेप को कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड, तो सोलेनॉइड और टोरॉइड ये चार तरीके के शेप हैं, नॉर्मल वायर, लूप, और लूप का मतलब स्ट्रेट, बहुत सारे लूप, कॉम्बिनेशन ऑफ लूप जिसको सोलेनॉइड कह रहे हैं, एंड लूप ऑफ लूप, यानी लूप्स का भी लूप बना देते हैं, इसको टोरॉइड कहते हैं। तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसमें सारी फील्ड लाइन अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, इसमें फील्ड लाइन थोड़ी बाहर भी जाती हैं। हालांकि यहाँ डेंसिटी बहुत हाई है और यहाँ की डेंसिटी ना के बराबर है, कोई बहुत दूर जा रहा है, स्पेसिंग बहुत दूर दूर जा रही है, तो ऑलमोस्ट जीरो ही मानते हैं आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी अलग से चर्चा करेंगे, तो उसको हम ऑलमोस्ट जीरो ही मानते हैं। बाकी सिंगल वायर की पोलराइजेशन और इन सारी चीजों के बारे में आपको आई होप पता लगा। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेट क्या था, कहां से आया, दूसरा हमने पढ़ा कितने टाइप का है, एक नेचुरल वाला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, किसी भी वायर में जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है तो वो एक मैग्नेट जैसा बिहेवियर पोजेस करता है, उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब क्या हो, चार्ज मूव करे। मूव करता हुआ चार्ज क्या है, मैग्नेट है। ये रिसर्चर से पता लगा, ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जब भी चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो वो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसा। अब किसी भी वायर को आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। उसकी चारों तरफ की स्पेस को आप फील्ड कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा तो वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, जैसे आयरन फाइलिंग्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं सॉरी मैग्नेट आएगा तो वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, उस पाथ को हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा हुआ है। उसकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, वो कैसे निकालना है, राइट एंड थंब रूल से। उसकी ओरिएंटेशन अगर वायर है तो लूप में भी ऐसा ही निकालना है, पोलैरिटी, फ्लो के लेफ्ट में नॉर्थ, फ्लो के राइट में साउथ, ऐसा आप मान सकते हो। और अलग अलग शेप्स की अलग अलग ओरिएंटेशन। आई होप आपको ये कहानी यहां तक समझ आ गई क्लैरिटी के साथ। तो अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें सिचुएशन ये है कि जब भी आप देखोगे, जब भी कोई ऐसा सीन आपको देखना है जहां किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर उसके चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आ रहा है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर मान लिया हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आ रहा है, तो हमने एक बात समझ ली कि जैसे यही वायर है और यहां कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आ रहा है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में थे और हमने एक चार्ज का देखा था कि किसी भी चार्ज के बाजू में कोई दूसरा चार्ज आ रहा था तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता था, इजंट इट। हमने इस फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव किया था और हमने इस फोर्स से बनने वाली जो ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला निकाला था। आपको याद होगी, चार्ज का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के थ्रू K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर था, और इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाली थी जिसका फॉर्मूला था F अपॉन Q नॉट। Q नॉट का मतलब जो बॉडी इस कैपिटल Q के नियर बाई गई है
इसको आप एज ए टेस्ट बॉडी कह सकते हो, फोर्स को टेस्ट कर रहा है। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, दैट इज समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही ताकत थी। ऐसे ही सोचो, अगर कोई मैं पोल भेज रहा हूं, यहाँ छोटा सा कोई पोल है, मैग्नेटिक पोल इसे कह सकते हैं, वो किसी वायर के आजू बाजू जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल को QM लिख देता हूं। मतलब वैसे चार्ज नहीं है, पर मान लेते हैं इसकी कुछ क्वांटिटी है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अगर मैं उसको QM से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। B फिर से एक बार बताऊं, B क्या है? तो आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है व्हाट B के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फिर से कहता हूं, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वाले हिस्से को आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हो, और फील्ड का मतलब कितना ज्यादा फोर्स लगा हुआ है। तो जो फील्ड की ताकत है, जो कैपेसिटी है, जो अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, उसी को आप B से रिप्रेजेंट करते हो, और यही हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसी को निकालना है। तो जब हम लोग इससे पहले कूलम की बात कर रहे थे, तो यहां हमने इस वैल्यू को रख करके Q0 से Q0 काटा था, तो देखा था कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ/R² के इक्वल होती है। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, जैसे कोई चार्ज कैपिटल Q है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। मतलब ये कि किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो Q पे डिपेंड करती है, जितना ये सोर्स चार्ज जो होगा वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दूसरा इसकी डिस्टेंस यानी कि R से इनवर्स होगा, R जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम लगेगा। तो क्या यहां भी कोई ऐसी थ्योरी है? क्या यहां भी हम कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं? अभी हमारा मैग्नेटिक फोर्स निकालना टारगेट नहीं है, फोर्स के लिए अलग अलग तरीके निकालेंगे। जैसे हमने कूलम का लगाया था, ऐसे ही हमने यहाँ लॉरेंट्ज मेथड से कुछ फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हमारी स्टार्ट मैग्नेटिज्म में हमने स्टार्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो ये देखा हमने कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली चार्ज पे ना डिपेंड करके I पे कर रही, करंट पे। क्यों? क्योंकि चार्ज तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि मूव नहीं करेगा, और किस स्पीड से मूव करेगा कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी पर यूनिट टाइम कितना ज्यादा Q का फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने यहां भी देखा कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, फिर साथ में देखा कि R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ में कुछ और चीजों के बारे में। तो इन सब के बारे में जो ऑब्जर्व करने वाले थे उनका नाम था बायोट। उन्होंने एक लॉ दिया था, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, उसी की चर्चा करने का वक्त आ गया है। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे लेक्चर का, एंड दैट इज व्हाट बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो आइए उसी लॉ से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि बायोट ने किसी मैग्नेटिक फील्ड या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था। तो हेडिंग होगी हमारी बायोट-सेवर्ट्स लॉ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि बायोट ने ये कहा कि किसी भी करंट एलिमेंट, जैसे मान लिया ये कोई करंट एलिमेंट है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि किसी छोटे लाइन सेगमेंट, देखिए हमने ये भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं वायर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। छोटा लेंथ तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा लेंथ तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड। यहां ये भी ऑब्जर्व किया था बायोट ने। तो उन्होंने मान लेते हैं कोई बहुत छोटी सी लेंथ DL ले लेते हैं, DL लेंथ। तो बायोट ने कहा था कि किसी भी प्लेस, मान लो ये प्लेस है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, और जिसकी यहां से डिस्टेंस जो है दैट इज R, राइट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस पॉइंट P के ऊपर डिस्टेंस R है।
तो बायोट ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू बायोट, magnetic field intensity due to any short current element is directly proportional to I। यानी ऑब्वियस है, मैंने dB क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा एलिमेंट dl लिया है, तो dl वेरी स्मॉल यूनिट लेंथ, तो उसकी वजह से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगी, इसलिए उसको dB लिखा है। अदरवाइज आप b भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। dB b बड़ा वर्जन है, dB छोटा वर्जन है। साथ में इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये इसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, dl, तो उन्होंने dl का भी लिया। साथ में उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी इन्होंने कंसिडर किया। और इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस वायर से किस एंगल पे है इस पे भी डिपेंड करता है, इसके साइन के फॉर्म पे डिपेंड करता है, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये चार चीजें ऑब्जर्व करी थी उन्होंने। ऐसा क्यों? एक्सपेरिमेंटली आपने ये देखा है कि जब भी चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर पाथ मेंटेन करती है। मतलब इसकी जो भी इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर है इसके फ्लो के, उसके पैरेलल नहीं है। जैसे अगर एक क्यू यहाँ है, एक क्यू यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के फ्लो के पैरेलल लगी होती है। किसी वायर की अगर बात करो तो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो चार्ज उसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, पर जब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एग्जैक्टली इसके पैरेलल होगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, फिर से कहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के फ्लो के लॉन्ग काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर काम करता है। चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर काम करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो भी इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम तब होगी जब प्योरली परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा। अब साइन में 90 मैक्सिमम, अब थीटा 90 के ऊपर मैक्सिमम तो साइन प्रोड्यूस करता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसीलिए हमने यहाँ साइन थीटा लिया हुआ है। अगर कॉस ले लेते साइन और कॉस में से, तो कॉस अगर ये सेम लाइन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती तो शायद हम कॉस लेते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 0 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैक्सिमम 90 डिग्री पे है, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट को देने वाला होता है, इसीलिए यहाँ साइन थीटा हमने यूज करा हुआ है। तो ये चार चीजें ऑब्जर्व करी थी बायोट ने, और फिर फाइनली इन सबको कॉन्जुगेट किया और कहा कि ये जो फाइनल फॉर्मूला है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बाद में इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया और एक कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट की वैल्यू देखी गई तो वो वैल्यू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट की वैल्यू है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ऐसे ही यहाँ फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फाइनल फॉर्मूला बनता है किसका? तो आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि बायोट ने बताया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी? तो ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अगर बायोट-सेविट्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है बहुत ही खूबसूरती के साथ इन वेक्टर फॉर्म। और क्योंकि यहाँ साइन थीटा आ रहा है, अब आई तो स्केलर क्वांटिटी है तो डीएल और आर बन सकता है यहाँ, तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, आई स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ लिखते हैं डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, और नीचे आप लिख सकते हो आई बाई आर क्यूब। आर क्यूब क्यों? क्योंकि आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर एक आर आ जाएगा, और डीएल आर साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। ये प्रॉपर क्या हुआ? वेक्टर फॉर्म में हुआ, यानी बायोट-सेविट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है कि इस डीबी की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो देखिए ध्यान से, मान लिया इधर की तरफ डीएल की डायरेक्शन है और इस तरफ आर है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वाला आर है। तो सबसे पहले डीएल और फिर आर,
आपको पता नहीं ध्यान है या नहीं ध्यान है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं, या मैक्सवेल स्क्रू रूल यूज करते हैं। तो डीएल, आर राइट साइड है तो इन फिंगर्स को राइट की तरफ करो तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। थंब इंटरनल डायरेक्शन को बताता है, तो यहां क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और कॉमन सेंस भी से भी सोचेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि अगर फ्लो ऊपर की तरफ है तो उसके लेफ्ट में नॉर्थ पोलैरिटी को कैसे शो करते हैं? डॉट से, और साउथ पोलैरिटी को कैसे शो करते हैं? क्रॉस से। तो क्या आप देख रहे हैं, कॉमन सेंस से भी वो आया, राइट हैंड थंब रूल से, इसके लेफ्ट में ऐसा नॉर्थ और ऐसा अंदर की तरफ, और डीएल क्रॉस आर से भी वही रूल आ जाएगा। आप चाहो तो इस रूल से भी, लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो या राइट हैंड स्क्रू रूल से कर सकते हो। तो डीएल ऊपर, आर ऐसे, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना आपको आता है। वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है बायोट-सेविट्स लॉ। इसमें ये डीएल क्रॉस है आर है, या ये जो आईडीएल है, ये एक तरीके से करंट एलिमेंट कहा जाता है। आई करंट है और डीएल लेंथ, तो करंट एलिमेंट आईडीएल कहा जाएगा। यानी मेनली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस आईडीएल की वजह से फॉर्म हो रही है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपको बायोट-सेविट्स लॉ का बेसिक वर्जन पता लग गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इंटरेस्टिंग पार्ट तब होगा जब आप इसको यूज करोगे। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इससे जुड़ी हुई एक दो पॉइंट्स बता दूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं जो बायोट और कूलम्स लॉ को कंपेयर करने के लिए पूछे जाते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि कूलम्स लॉ सिर्फ फोर्स के लिए है, नहीं, फोर्स Q1Q2/r² कूलम्स लॉ है भी, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² भी कूलम्स लॉ कहा जाता है। E = KQ/r², इसे कहते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बायोट-सेविट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार इनका कंपैरिजन पूछा जाता है, तो मैंने यहां जितने स्पेशल पॉइंट है उसकी एक फिगर रख ली है, फोटो। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको पता ही है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है सिमिलैरिटी इन डिफरेंस बिटवीन बायोट-सेविट्स एंड कूलम्स। इसमें पहला लिखा है बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। यस, ऑब्वियसली इनका रेंज इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन एक सर्टेन रेंज के बाद ये बहुत कम हो जाते हैं। बट कोई भी चीज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है तो वो उसकी रेंज तो इनफाइनाइट होगी ही, यानी ये दोनों इनफाइनाइट रेंज पे हैं और दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी डीबी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और E = KQ/r², बनी वो भी आर के स्क्वायर के इनवर्सली है, यानी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड इन बोथ ऑफ दिस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जानते हैं, जब मल्टीपल फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सबके वेक्टर सम के इक्वल होगी, वो मैंने आपको बताया भी है पहले, यानी इन दोनों में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगता है। तीसरी, द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इनसाइड द सोर्स आइडियल जस्ट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर इनसाइड द सोर्स। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इनसाइड द सोर्स, यानी सोर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल लाइन जैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लीनियर इनसाइड द सोर्स होता है और लाइक चार्ज के अंदर होता है, तो वैसा ही होता है। यहाँ सोर्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से था, बाकी अदरवाइज उसके परपेंडिकुलर होता है अगर आउटसाइड का देखें तो। यहाँ इनसाइड पूछा गया था, इसीलिए किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर वाली लाइन में देखेंगे तो वो लीनियर होंगे सब। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फोर्थ वन, इसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर चार्ज, स्केलर नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² है, तो क्या वो Q जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो क्या स्केलर सोर्स प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर सोर्स आइडियल प्रोड्यूस करता है। वेक्टर सोर्स का मतलब
करंट और डीएल का कॉम्बिनेशन, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं क्योंकि डीएल के ऊपर वेक्टर सोर्स लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, ये नीट 2022 में आया हुआ है, लिखा है बायोट-सेविट्स लॉ गिव्स अस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए इनफाइनाइटली करंट स्मॉल करंट आइडियल, करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। बिल्कुल सही बात है, सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आइडियल बहुत करंट, स्मॉल करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताने का फॉर्मूला है बायोट-सेविट्स लॉ। अब जरा दूसरे लॉ पे आइए। दूसरा लॉ लिखा हुआ है कि बायोट-सेविट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू। यहां तक तो ठीक है। अब क्या है, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स आइडियल while the latter being produced by vector source q। उल्टा लिख दिया इन्होंने, मतलब ये वाला है वेक्टर और ये वाला है स्केलर। इन्होंने क्या कह दिया, वेक्टर सोर्स q और स्केलर सोर्स आइडियल, थोड़ा उल्टा कर दिया, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। इसीलिए जो इसका सही आंसर होगा वो पहला होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगर इन्होंने उसका उल्टा लिखा होता, यहां लिखा होता विद द फॉर्मर, यानी पहला फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द स्केलर सोर्स q, यहां q होता, और while the latter is produced by vector source b। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर ये पहले बायोट-सेविट्स कह रहे और बाद में कूलम कह रहे, तो यहां आइडियल की जगह बायोट-सेविट्स में, सॉरी स्केलर की जगह यहां वर्ड यूज करना था वेक्टर, और यहां जो वर्ड यूज करना था स्केलर। क्यों? क्योंकि जो बायोट-सेविट्स वाला है पहला वाला, फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू वेक्टर सोर्स आइडियल while the latter का मतलब कूलम्स लॉ is produced by scalar source q। तो यहां इन्होंने वेक्टर और स्केलर को उल्टा कर रखा है, ऊपर वेक्टर लिखना चाहिए था, नीचे स्केलर लिखना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा है कि डिस्क्रिप्शन में ये वाले जो स्टेटमेंट है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स नेम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स आइडियल, ये पता होना चाहिए था, थ्योरेटिकली आ चुका है, मेंस और नीट के हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट है, the electrostatic field is along displacement vector joining the source of the field line, the magnetic field is perpendicular। ये मैं बात बता चुका हूं, किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के along चार्ज मूव करता है, और चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके वेक्टर में होगा, उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है, सेम लाइन में एक्ट नहीं करता। और एक लास्ट है कि देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सेविट्स लॉ बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इट डजंट, मतलब वहां कोई एंगल जैसा कुछ नहीं था, कहां, मतलब कूलम्स लॉ में, लेकिन बायोट-सेविट्स लॉ में एंगल की डिपेंडेंसी है, परपेंडिकुलर के ऊपर वो मैक्सिमम होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया, और अल्टीमेटली हमने बायोट-सेविट्स लॉ को निपटाया कि बायोट-सेविट्स लॉ अल्टीमेटली क्या है और किस चीज को शो करता है। तो आई होप कि आपको माहौल जो स्टार्टिंग में बनाना था वो समझ आया, और मैग्नेट की थोड़ी हिस्ट्री और मूविंग चार्ज कैसे मैग्नेट जैसा बिहेवियर को प्रोसेस करता है, फिर उससे जुड़ी हुई करंट एलिमेंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके चारों तरफ की ओरिएंटेशन कैसी है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है उसकी शुरुआत जिन्होंने करी थी बायोट-सेविट्स लॉ, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ और एक माहौल सा बन गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेप्स यानी वायर, लूप, सोलेनॉइड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस और नीट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की पूछी जाती है अलग अलग शेप्स की। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, उसके लिए ये वाली बात पता होनी जरूरी थी, तो ये हमने किया है। तो आई होप आपको ये बात कहानी क्लियर हुई यहाँ तक। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।